हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ननद की अकड़। आज हेमा के देवर की शादी थी। हेमा एक बहू और एक भाभी का फर्ज निभा रही थी, पर भाभी का बेमन से, क्योंकि हेमा को पता था उसके ससुराल में उसकी और उसके पति की क्या औकात है। हेमा का बिल्कुल मन नहीं था कि वह देवर की शादी में कोई भी काम करे, पर दुनिया उसे ही गलत समझती। देवर की बारात निकल चुकी थी। हेमा भी बारात में शामिल थी। बारात को लड़की वालों के शहर पहुंचने में कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगता है। हेमा काफ़ी थक भी चुकी थी, तो वह चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई और पुरानी बातों को याद करने लगी, जिसे याद करके उसका मन घृणा से भर जाता था। आज से 3 साल पहले हेमा इस घर की बहू बनकर आई थी। हेमा का पति बहुत ही अच्छा था और उसे बहुत मानता था, लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर का स्वभाव बहुत ही बुरा है, और उसकी एक शादीशुदा ननद भी, जो कि रिश्ते में छोटी थी, पर बहुत ही मुंहफट थी। हालांकि हेमा की शादी तय होने से पहले कुछ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने हेमा के माता पिता को बताया था कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है, पर उसके माता पिता और बहन का स्वभाव बहुत ही बुरा है। बहन तो चलो शादीशुदा है, मिलना ही कितना होगा, और हेमा का देवर भी बहुत तेज था, लेकिन दिखता नहीं था। हेमा जैसे ही विदा होकर ससुराल आई थी, अपने ननद की तीखी मिर्ची वाली बातों से समझ गई थी उसे बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। हेमा के माता पिता को लगा था कि चलो शादी कर देते हैं। कौन सा हेमा को ससुराल में रहना है, वह तो अपने पति के साथ चली जाएगी। कुछ दिन तो वह झेल ही सकती है, या सोचकर हेमा के माता पिता ने उस घर में उसकी शादी कर दी थी। हेमा को याद आने लगा कि कैसे उसके ससुराल आते ही उसके ननद ने उसका सारा सामान खोलकर तितर बितर कर दिया था, और उसमें से जो भी मेकअप, बैग, पर्स, सूट, साड़ियाँ उसे पसंद आ रही थी, वह सब बाहर रख ले रही थी, बिना अपनी भाभी से पूछे। हेमा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि हेमा की ननद ने अपनी भाभी के 2-4 सोने के जेवर भी रख लिए, जो कि उसके मायके के थे, वह भी भाभी से पूछे बिना। कपड़े और सामान के लिए तो हेमा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जेवर का इस तरह से ले लेना हेमा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जेवर माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे जमा करके बेटी को देते हैं। इसलिए अपने जेवरों के लिए हेमा ने मुंह खोल दिया था और बोला था कि दीदी, यह जेवर मत लीजिए, मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनवाए हैं। तो ननद ने हंगामा मचा दिया था कि देखो, आज ही विदा होकर आई और तेवर तो देखो, इस घर की मालकिन बन रही हैं। ननद का हक होता है, यह इसे पता ही नहीं। हेमा ने बोला, हाँ दीदी, मुझे पता है, ननद का हक होता है, इसीलिए तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरा सामान खोल दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन यह जेवर मेरे पापा की मेहनत के पैसे का बना हुआ है, और यह मैं आपको नहीं दे सकती। आपका जो रिंग मेरे मायके से आया है, वह अलग ट्राली में रखा हुआ है। हेमा का इतना बोलना था कि हेमा की ननद ने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया था। उसके साथ साथ नंदोई ने भी आग में ही घी डालने का काम किया था। सासू जी, आपकी बहू ने तो आते ही हमारी बेइज्जती कर दी। अब तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा, और पता नहीं क्या क्या। इस पर हेमा की सास ने नई नवेली दुल्हन को रूम में आकर बहुत डांट लगाई और बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी और दामाद से बदतमीजी करने की। तुरंत चलकर मेरी बेटी दामाद से माफ़ी मांग। हेमा को समझ में नहीं आ रहा था उसने क्या किया है। उसने अपने पति की ओर देखा। उसके पति को अपनी बहन और बाकी घर वालों का स्वभाव बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से बोला, माँ, तुम अपनी बेटी को समझा दो, अभी भी खुद को छोटी बच्ची समझती है क्या। हेमा कोई माफ़ी नहीं मांगेंगी। अब तो हेमा के पति की बातें सुनकर पूरे घर में हंगामा मच गया। सास ससुर, देवर, ननद, नंदोई सब एक साथ चिल्लाने लगे कि देखो, आज विदा होकर आई लड़की ने आते ही घर में लड़ाई करवा दी, और आज ही आई इस लड़की के लिए बेटा, माँ बाप, भाई बहन, बहनोई सबके खिलाफ हो गया। तो हेमा के पति ने बोला, या कोई लड़की नहीं, मेरी धर्मपत्नी है, शादी की है मैंने इससे, तो इसके साथ तो कुछ गलत में होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहकर वह हेमा को अपने रूम में लेकर चला गया, और उसके माता पिता, भाई बहन सब देखते रह गए, और फिर 2 घंटे तक यहीं चला। उस दिन के बाद से हेमा और उसके पति की उस घर में कोई इज्जत नहीं रह गई थी। कोई उन्हें कुछ नहीं समझता था, लेकिन इससे हेमा के पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बोलता था, जिसे जो करना है करे, जो गलत है वह गलत है, और मैं गलत का साथ नहीं देने वाला, और मैं अपनी पत्नी का साथ क्यों ना दूं। लेकिन इसके साथ ही साथ हेमा के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ गई थी। अब हर वक्त सास ससुर उसे कुछ ना कुछ ताना मारते ही रहते, लेकिन हेमा अपने पति को हर बात नहीं बताती थी। यदि 1 गिलास पानी भी वह अपनी सास को देती, तो उसमें भी 10 कमियां निकाल देती थी। ननद ने तो कभी सीधे मुंह से बात ही नहीं की। उसके बाद हेमा के पति का अपनी नौकरी पर वापस जाने का समय आ गया। वो हेमा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी सास ने यह बोलकर कि तुरंत नई बहू को लेकर जाना सही नहीं है।
कम से कम 2 महीने यहाँ रहने दो कहकर हेमा को नहीं जाने दिया और यह 2 महीने हेमा के लिए काल बन गए। हेमा 2 महीने तक वहीं रहेंगी। यह सुनकर ननद भी अपने ससुराल नहीं गई और बोली, मैं भी 2 महीने भाभी के साथ रह लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले। और हेमा का पति और देवर अपनी नौकरी पर चले गए। अब तो सास ससुर और ननद ने मिलकर हेमा को बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। अब हेमा के ससुराल वालों को पता था कि हेमा का साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए वह सब मिलकर हेमा को बुरी तरह से परेशान करने लगे। घर का सारा काम सास और ननद ने हेमा के सर पर डाल दिया था और बात बात पर उसे ताना मारती। और यदि हेमा फ़ोन पर किसी से बातें कर रही होती तो उसके ससुर जी पूरे घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि पता नहीं किससे बात करती रहती है, कैसा चरित्र है हमारी बहू का, इतनी बातें भला कौन करता है, फ़ोन के दूसरी साइड कौन है, किसने देखा। यह सब सुनकर हेमा के तन बदन में आग लग जाती। उसे लगता वह तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन वह अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचा, चलो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो सब ठीक हो जाएगा। हेमा का मन तो होता कि वह इनका मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन वह अकेले बवाल नहीं करना चाहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। हेमा की सास ने उसे बाथरूम में गर्म पानी रखने को कहा। हेमा ने बाथरूम में गर्म पानी रख दिया तो बोली, जानबूझकर मुझे जलाने के लिए इतना गर्म पानी रखा था क्या? मेरा तो दिल किया कि वह गर्म बाल्टी तेरे ऊपर ही लाकर डाल दूं। अब हेमा के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वह अपनी सासू माँ की तरफ घूरते हुए चिल्लाकर बोली, हिम्मत है तो डाल कर देखिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। समझ क्या रखा है तुम सबने मुझे? अरे मेरे साथ कुछ करके तो देखो, फिर पता चलेगा मैं क्या हूँ। आज हेमा ने पूरा रौद्र रूप अपना लिया था। हेमा की ननद बोली, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम अकेली हो, समझी ना। तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है। तो हेमा बोली, ननद रानी, मैं अकेले ही तुम तीनों के लिए काफ़ी हूँ, सुधर जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हेमा की आंखें देखकर सास ससुर और ननद को डर लगा कि अभी वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। हेमा सीधा अपने रूम में गई और ज़ोर से अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और सीधा अपने पति को फ़ोन लगाया और बोली, मैं इन लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकती, तुरंत आकर मुझे लेकर जाओ। फ़ोन पर सारी बातें नहीं बता सकती, बस इतना जान लो तुम्हारे माँ बाप और बहन इंसान नहीं है और मैं उनके साथ रही तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हेमा के पति को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। वह बोला, चिंता मत करो, मैं कल आता हूँ। अगले ही दिन हेमा का पति आ गया और बोला, मैं हेमा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ ने बोला, पागल हो गया है क्या? पति ने बोला, नहीं, वह मेरी पत्नी है और वह मेरे साथ रहेगी और इसके लिए मुझे किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और वह हेमा को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद एक अनजानी सी दुश्मनी हेमा और उसके सास ससुर और ननद और देवर में हमेशा से बनी रही, जो आज भी कायम है। इसके बाद यदि हेमा और उसके पति 2 दिनों के लिए भी वहाँ गए तो लोगों ने बात बात पर उन दोनों को ताने मारे और बेइज्जती की। 2 दिन भी उनका वहाँ रुकना मुश्किल कर दिया। उन्हें घर की कोई बातें नहीं बताते थे, किसी फैसले में उन्हें शामिल नहीं करते, पर हाँ, यह उम्मीद ज़रूर करते थे कि बहू आई है तो सारा घर अपने कंधों पर संभाल ले। हेमा यदि 2 दिन के लिए भी जाती तो उसके ऊपर सारे घर का काम पड़ जाता है। कोई कुछ नहीं करता। हेमा और उसका पति सिर्फ एक नाम का रिश्ता निभा रहे थे और उसके सास ससुर देवर ननद एक स्वार्थ का रिश्ता निभा रहे थे और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। साथ ही साथ हेमा की सास पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर हेमा और उसके पति की बुराई भी करते थे, लेकिन मोहल्ले वाले पहले से जानते थे कि यह लोग कैसे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि गलती किसकी होगी, इसलिए हेमा और उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार तो हद ही हो गई। हेमा माँ बन चुकी थी और अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर कोई रस्म निभाने के लिए ससुराल आई थी। हेमा के ससुराल वाले इतने बेकार थे कि उन्हें यह भी नहीं दिख रहा था कि हेमा का इतना छोटा बच्चा है जिसे माँ के देखभाल की ज़रूरत है। उन्होंने हेमा के सर पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी और उसके बच्चे को भी कोई नहीं पकड़ता था। अब अपना बच्चा देखे या घर और बच्चा भूख से रोता था पर उसे दूध पिलाने का वक्त नहीं होता था। उन लोगों को यह भी नहीं दिखता था कि वह बच्चा उनका अपना पोता है, उनका अपना खून है। उनके लिए तो बस अपनी बेटी के बच्चे अपने थे और उनके अपने दोनों बच्चे, उनकी बेटी और उनका छोटा बेटा जो कि उन्हीं की तरह मक्कार थे, वह उनके अपने थे। और क्योंकि बड़ा बेटा उनके जैसी गंदी फितरत का नहीं था और अच्छे स्वभाव का था, इसलिए वह कभी भी उनका अपना नहीं था और ना हो सकता था। तो फिर उसके बीवी बच्चे उनके अपने कैसे हो सकते हैं? अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाने के कारण हेमा और उसके पति ने तय किया कि वह यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी रस्म हो, उनके लिए पहले उनका बच्चा ज़रूरी है। और वह वहाँ से चले गए। हेमा के सास ससुर हंगामा करते रहे पर उन्होंने उनकी एक ना सुनी और बोले, जब आप लोगों को हमारे बच्चे की कोई कदर ही नहीं तो उसके लिए रस्म करने से क्या फ़ायदा। हम जा रहे हैं, हमारे लिए हमारा बच्चा पहले ज़रूरी है। अब तो हेमा के सास ससुर अपनी बहू से और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। उसके बाद हेमा और उसके पति कभी भी वहाँ नहीं गए। आज 3 साल के बाद वह अपने घर आए थे, वह भी छोटे भाई की शादी में, जो कि उसके माँ बाप ने उन्हें बिना कुछ बताए चोरी छुपे तय कर दी थी और उन्हें आखिरी के 1 हफ्ते में बताया था कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी है।
सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा था हेमा और उसके पति को कि घर में छोटे बेटे की शादी है और घर के बड़े बेटे और बहू को ही मेहमानों की तरह बताया जा रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं लगने दिया गया। हेमा का पति तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था। बोला कि जब मुझे बताया ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। लेकिन हेमा ने बोला जाने दो, आज तक कौन सा हमारे साथ उन्होंने अच्छा किया है जो अब करेंगे। हमें कौन सा उस परिवार का सदस्य समझा जाता है। जाने दो, तुम्हारे भाई की शादी है, वह फर्ज भी निभा देते हैं ताकि कुछ बोलने को ना बचे। उसके बाद तो मैं भी वहाँ कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। भूल जाओ, तुम्हारी भी कोई ज़िंदगी है और उनके नौकर बनकर रहो। हेमा और उसका पति एक हफ्ते पहले अपने घर आ गई और जैसा कि हर बार होता था, हेमा के आते ही घर के सारे काम हेमा के सर पर डाल दिए गए, जिसे करते करते वह बुरी तरह से थक जाती। हाँ, घर के मुख्य फैसले और शॉपिंग करने की जिम्मेदारी उसकी ननद करती थी, आखिर मालकिन जो थी घर की। लेकिन हेमा ने सोचा छोड़ो, कुछ दिनों की बात है, मुझे क्या लेना देना, जिसे जो करना है करे। हाँ, लेकिन हेमा अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख रही थी। यही सोचते सोचते हेमा की नींद खुल गई और उसने देखा कि बस अब बारात अपनी जगह पर पहुंचने ही वाली है। हेमा ने सोचा चलो अब शादी हो जाए तो उसके बाद मैं अपने घर जाऊं। वह तो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। खैर, बारात अब जगह पर पहुंच चुकी थी। बारात में हेमा की सास नहीं आई थी, वह घर पर ही दुल्हन के स्वागत के लिए रुकी थी। हेमा के देवर और ननद ने लड़की वालों के सामने काफ़ी ड्रामा किए थे और लड़की वालों को यह समझ में आ चुका था कि यह कितने अच्छे लोग हैं। और यह सारी नौटंकियों के साथ लड़की विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल चुकी थी। और फिर जब घर की छोटी बहू मोनी अपने ससुराल पहुंची तो उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो कि हेमा के साथ हुआ था। लेकिन हेमा को बहुत अच्छे से पता था कि उसका देवर उसके पति के जैसा अच्छे स्वभाव का नहीं है, बल्कि अपने माता पिता और बहन के जैसा धूर्त है और वह अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं देगा। और वही हुआ, उसके माता पिता और बहन के साथ साथ उसका पति भी उसे परेशान करने लगा। हेमा को आज अपनी देवरानी के लिए बहुत तरस आ रहा था। अगले दिन देवरानी ने दबी जबान में घर वालों के बारे में पूछा तो हेमा ने सारी सच्चाई बता दी और बोला कि मैं तो भाग्यशाली थी कि मेरा पति अच्छा था, लेकिन तुम्हारा पति उन्हीं के जैसा है। इस घर में रहकर जीवन काटना बहुत मुश्किल है। शायद जब तुम अपने पति के साथ उसकी नौकरी वाली जगह पर चली जाओ तब कुछ शांति मिल जाएगी, क्योंकि इस घर में तो बहू की कोई औकात नहीं है। और यदि बहू का साथ उसका पति दे दे तो फिर बेटे की भी कोई औकात नहीं है, जैसे मेरे पति की नहीं है पर तुम्हारे पति की है, क्योंकि वह अपने माँ बाप के साथ हर कुकर्म में शामिल रहता है। और उसकी देवरानी मोनी को भी अब सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। मोनी ने बोला भाभी, आप चिंता मत करो, आप अपने घर जाइए, इन लोगों को मैं देख लूँगी। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है अभी, या मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। हेमा बोली अच्छा, ऐसा क्या करती हो तुम? तो मोनी बोली मैं एक एनजीओ में काम करती थी और मेरा यही काम था कि जिन महिलाओं के साथ घरेलू उत्पीड़न होता है उन्हें कैसे उसे उत्पीड़न से छुटकारा दिलाना है, और मुझे सारे कानून भी पता हैं। शादी के कुछ दिन पहले मैंने अपना काम छोड़ा है, कहकर मोनी हंसने लगी। देवरानी की बातें सुनकर आज हेमा को समझ में आ चुका था कि अब शेर को सवा शेर मिल चुका है, इसलिए वह खुशी खुशी अपने शहर चली गई। धीरे धीरे मोनी की शादी को 1 महीना बीत गया। एक दिन मोनी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आई और मोनी को उल्टा सीधा बोलने लगी। या देखो महारानी, यहाँ आराम फरमा रही हैं जैसे इसके बाप ने इसके साथ नौकर चाकर भेजे हों। ऐसा कहते हुए सासू माँ ने मोनी का हाथ पकड़कर बिस्तर से खड़ा कर दिया। इस समय मोनी का पति और ननद भी कमरे में आ गई। मोनी बोली सासू माँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझसे आप लोगों का खाना नहीं बनेगा, आज खाना आप खुद बना लो या अपनी बेटी से बनवा लो। वैसे भी ननद रानी बैठे बैठे करती ही क्या है सिवा मुफ्त की रोटियां तोड़ने के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? कहते हुए जैसे ही सास ने मोनी की तरफ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मोनी ने अपनी सास का हाथ पकड़कर दूर झटक दिया और वह सोफे पर जा गिरी। चिल्लाते हुए बोली खबरदार, अगर एक उंगली भी मेरी तरफ बढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बड़ी बहू नहीं हूँ जो तुम सबको झेलती रहूँ, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। और शायद तुम लोग भूल गए हो कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी। मेरा काम तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने का ही था। अब मैं तुम लोगों को घरेलू उत्पीड़न के जुर्म में मैं सज़ा दिलवाऊंगी। मोनी के मुँह से यह सब सुनकर ससुराल वालों के छक्के छूट गए। सास ससुर, ननद नंदोई और पति सब मोनी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हम फिर कभी आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, बड़ी बहू को भी पूरा मान सम्मान देंगे। अपनी गलती मानते हुए मोनी ने उन लोगों को माफ़ कर दिया। इसके साथ ही उसने अपने ससुराल वालों को सख्त चेतावनी दी कि अगर वह लोग नहीं सुधरे तो अंजाम बुरा होगा। आज हेमा के ससुराल वालों की अकल ठिकाने आ गई थी। ननद रानी भी अपने पति और अपने सामान के साथ ससुराल वापस चली गई, क्योंकि अब उसे पता था कि मायके में उसकी एक भी नहीं चलने वाली। कुछ दिनों बाद फ़ोन पर देवरानी ने बताया, दीदी अब आप जब चाहें इस घर में आकर जितने दिनों तक चाहें रह सकती हैं। किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने या करने की। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।